राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं। आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जी हां दोस्तों, पुलिस को चकमा देकर हाथरस पहुंचे राहुल। गुस्साए योगी का डीजीपी को फोन। 3 बजे रात को योगी की पुलिस ने किया था घोर अपराध। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक पीड़ित परिवार से किया गया अपना वो वादा नहीं निभाया जिसकी बुनियाद पर योगी सरकार ने उस दलित पीड़ित परिवार को मनाया था? कि आज से ठीक 4 साल पहले एक दलित की बेटी के साथ जिस तरीके से बलात्कार और उसके बाद में उसकी हत्या की गई, उस पूरे मामले पर जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने मरहम लगाने के लिए जो वादा किया था, उस वादे को नहीं निभाया। आखिर उस पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात करके राहुल गांधी को पहले ही अगस्त महीने में चिट्ठी लिख करके क्यों कहा कि अब आखिरी सहारा आप ही हैं, विपक्ष ही हैं, अखिलेश ही हैं, आइए और मुलाकात कीजिए। आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उस दलित पीड़ित परिवार के घर क्यों नहीं जा सके और उनको जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा कर सके? आखिर क्या है पूरा माजरा? और आखिर सुबह तड़के राहुल गांधी को हाथरस एक बार फिर से 4 साल के बाद क्यों पहुंचना पड़ा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हाथरस का इलाका, आपको याद होंगी वो तस्वीरें जब विपक्षी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस में एक दलित बेटी के साथ में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, उस पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने, उनकी बातों को उठाने के लिए जब वो हाथरस पहुंच रहे थे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें नोएडा में किस तरीके से पहले डीएनडी और एक्सप्रेसवे पर रोका और उसके बाद पुलिस के साथ प्रियंका और राहुल ने किस तौर पर दो हाथ वहां पर किया था। लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए, पुलिस को धता बताते हुए, पुलिस को पीछे धकेलते हुए हाथरस पहुंच गए थे। एक बार फिर से कुछ वैसी तस्वीरें आई जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में राहुल गांधी को वहां पर जाना था और ऐसे में योगी सरकार को भनक लगी तो कहा यह जा रहा है कि योगी की सरकार की पुलिस राहुल को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात की गई थी, लेकिन योगी की पुलिस को पता ही नहीं चल सका और राहुल गांधी पहुंच गए हाथरस। हाथरस पहुंच करके उन्होंने उस दलित बेटी, जो बेटी इस दुनिया में अब नहीं है, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, उनको ढारस बधाई, उनके जख्मों पर मरहम लगाया और यह आश्वासन दिया कि आपकी आवाज को हम संसद में उठाएंगे। उस पीड़ित परिवार ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जिन्होंने खुद वादा किया था कि एक सरकारी नौकरी उस परिवार वालों को दी जाएगी, एक सरकारी आवास उस परिवार को दिया जाएगा, मगर 4 साल बीत गए, न तो सरकारी आवास मिला न ही नौकरी मिली। और उसके ऊपर देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह कि जिन 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की थी, उन 4 लोगों में से 3 को बरी कर दिया गया। ना तो इंसाफ हुआ, यह आरोप लग रहा है। ये बातें कह रहे हैं उस परिवार के लोग कि ना तो उनके साथ में इंसाफ हुआ, ना ही वादा किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए निभाया गया, क्योंकि उन 4 आरोपियों में से, मुख्य आरोपियों में से, जिनके खिलाफ में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी, उनको बरी कर दिया गया। उनमें से 3 लोगों को, महज 1 के खिलाफ में केस है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे, पूरा मीडिया का जमावड़ा वहां पर लग गया। उत्तर प्रदेश की सरकार चिंतित हो गई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया को फोन लगाया। ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे, इसका मैसेज एक अलग तरीके से जाएगा। मगर इन तमाम चीजों के बीच में किस अंदाज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं, किस अंदाज में वो राहुल गांधी को घेरते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर 4 साल बाद पीड़ित परिवार के साथ में न्याय क्यों नहीं हुआ। अभी तक पीड़ित परिवार को योगी सरकार की तरफ से वादा किया गया घर और नौकरी क्यों नहीं दी गई। मगर योगी के नायब और डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं।
आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। मैं आपसे विनती करता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। धन्यवाद। दोस्तों, 14 सितंबर 2020 हाथरस के बुलगढ़ी गांव में एक 19 साल की दलित युवती घायल अवस्था में मिली थी। आपको एक एक तस्वीरें याद होंगी। पीड़ित मां और भाई के साथ में स्थानीय चंदपा थाने पहुंचती है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उसकी बहन के साथ में गलत व्यवहार किया, बलात्कार किया। बिगड़ती हालत देख करके पीड़िता अस्पताल ले जाई गई, जहां उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। इस घटना के अगले दिन 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें लिखा गया कि पीड़िता अपनी मां के साथ में चारा काटने गई थी। गांव के युवक संदीप ने आकर उसे घसीटा, गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक विवाद बताया, दावा किया जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला तब तूल पकड़ा जब घटना के 5 दिन बाद 19 सितंबर को पीड़िता ने बयान दिया कि संदीप के साथ 2 अन्य और लड़के थे। उनके साथ छेड़खानी की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जबान काट दी गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश, छेड़खानी के धाराओं को बढ़ाया। मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया और बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को अलीगढ़ के वहां से रेफर करके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मगर इसके बाद इस पूरे मामले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हाथरस पहुंचने की कोशिश में विपक्षी नेताओं के सामने पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। पुलिस ने सभी उस वक्त 4 आरोपी, जिसमें संदीप नाम का आरोपी, संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कांग्रेस से लेकर के भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी के लोग हाथरस पहुंचने लगे। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब पीड़िता का शव गांव पहुंचा और गांव में उस वक्त पुलिस ने 3 बजे रात को गुपचुप तरीके से पुलिस ने पीड़िता के शव का दाह संस्कार कर दिया, जिसमें दावा किया कि मिट्टी का तेल छिड़क करके जल्दबाजी में पुलिस ने उस पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसमें परिवार वालों की मर्जी शामिल नहीं थी। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया था कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, ना ही पीड़िता की जीभ काटी गई, ना ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी। मामला तूल पकड़ा, एसआईटी गठित हुई, जांच के आदेश दिए गए। 2 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, डिप्टी एसपी और स्थानीय इंस्पेक्टर चंदपा को सस्पेंड कर दिया गया। अगले ही दिन इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच का आदेश हुआ। सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग करवाया। 67 दिनों के बाद जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को हाथरस के ST/SC कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने इस मामले में गैंग रेप और हत्या के धाराओं में चार्जशीट दाखिल की और 35 लोगों की गवाही कराई। यानी कि पुलिस ने जिस अपनी जांच में कहा कि गैंग रेप नहीं हुआ, उसको सीबीआई ने गलत ठहराया। सीबीआई ने गैंग रेप की चार्जशीट दाखिल की, SC एक्ट की धाराएं भी लगाई, 35 लोगों की गवाही करवाई। मगर इंसाफ में जब फैसला आया तो हैरान करने वाला था। 2 मार्च 2023 को 4 में से 3 मुख्य आरोपी लवकुश, रामू, रामकुमार, रवि उर्फ रविंद्र सिंह को बरी कर दिया गया। फिलहाल सिर्फ एक आरोपी संदीप सिसोदिया को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी माना गया। दोस्तों, जिस अंदाज में इस पूरे मामले के साथ में जो कुछ घटनाएं हुई, मगर इन तमाम चीजों से इतर, ये तो पुलिसिया, कानूनी और अदालती कार्रवाई थी, मगर इन तमाम चीजों से इतर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने
उस वादे को निभाया नहीं। पीड़िता के परिवार वालों का यही आरोप है, जिसमें उनके परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी, सरकारी आवास दिए जाने की बात की गई थी, मगर 4 साल गुजर गए। और इसीलिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी हाल में ही पीड़िता के परिवार वालों ने, परिजनों ने राहुल गांधी से मुलाकात करने की इच्छा जताई। उनको संदेश भेजा कि अब आपसे उम्मीद है, आप हमसे मुलाकात कीजिए, आप हमारे दुख को उठाइए, क्योंकि हमें हमारे ही घर में कैद कर दिया गया। क्योंकि जो पीड़िता का घर है उसके बगल में ही आरोपियों का घर है। आपने देखा था उस वक्त किस तरीके से आरोपियों के पक्ष में मीडिया का एक बड़ा वर्ग उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए भी देखा गया था। अब ऐसे में पीड़िता के घर के चारों तरफ पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं। सिक्योरिटी के नाम पर पीड़िता के घर वालों का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर हमें कैद कर दिया गया। हम शौच के लिए भी अगर बाहर जाते हैं तो पुलिस वहां साथ साथ जाती है, मगर जो लोग बरी किए गए, जो आरोपी हैं, वो दिन दहाड़े घूम रहे हैं, दंदना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे मुंह छिपा रही है, क्योंकि वादा उसने पूरा नहीं किया। दोस्तों, इसमें 4 किरदार, एक दलित पीड़ित बेटी जो इस दुनिया में नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसने उस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया, सीबीआई ने उसमें गैंग रेप और SC/ST एक्ट लगवाया, उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने जो वादा किया उस वादा को निभाया नहीं, और राहुल गांधी विपक्षी नेता जिनसे उम्मीद उस पीड़ित परिवार को है। दोस्तों, इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में यह परिवार कहां खड़ा है, आप देखिए, आप तय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और आपसे हमेशा की तरह एक विनम्र अपील कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, मेंबर बने, ताकि आप तक निष्पक्ष पत्रकारिता और वो खबरें पहुंचे जिनका आपसे सरोकार है। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं।